बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी महाभारत सीरीज में, जिसमें हम कक्षा 12 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। उनमें आज अपनी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। आगे दो वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। उसमें अपन ने 2 चैप्टर के बारे में पूरी चर्चा कर ली है कि कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कक्षा 12 के लिए, राजनीति विषय के लिए। अब आज हम चर्चा करने वाले हैं अगले चैप्टर की, जो कि समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये चैप्टर है। और इसमें आपकी फर्स्ट बुक में से ये 7वां चैप्टर है, जिसमें से क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे, जिनमें 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि कुल 5 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाएंगे। अब ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ध्यान रखना, इसको अपन ने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखकर इसको, क्योंकि इसमें सारे के सारे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन फॉर्म में लिखना इसको ज़्यादा सही नहीं रहेगा था। इसलिए अपन ने इसको लाइन वाइज लिखा है, यानी शॉर्ट नोट्स के रूप में एक पेज के अंदर पूरा पेपर को अपन ने पूरे चैप्टर को कंसाइज कर दिया है। तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। इसके अलावा आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत इस चैप्टर में से नहीं पड़ेगी। तो ध्यान दें, इस चैप्टर में सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ है वो क्या है। तो ध्यान रखना, सुरक्षा का सबसे बुनियादी जो अर्थ होता है वो है खतरे से आज़ादी। ये अपन सुरक्षित कब है? जब हमें खतरे से आज़ादी होती है, हमें कोई किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं। तो सुरक्षा जो है उसकी 2 प्रकार की धारणाएं मानी जाती है। एक होती है पारंपरिक धारणा और दूसरी होती है गैर पारंपरिक धारणा। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का मतलब ये होता है कि हम अपनी सुरक्षा करें, अपनी राष्ट्र की सुरक्षा करें, तो वो होती है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। और गैर पारंपरिक धारणा का मतलब ये है कि जब हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ जब हम संपूर्ण विश्व की सुरक्षा के बारे में बात करने लग जाए, तो उसे कहा जाएगा गैर पारंपरिक सुरक्षा। अब सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक किसे माना गया है? तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया है सैन्य खतरे को। क्योंकि सैन्य खतरे से न केवल हम अपने राष्ट्र के किसी एक विशेष भूभाग को, बल्कि पूरे देश में हर प्रकार से अलग अलग तरीके से नुकसान झेल सकते हैं। या अपने देश को खतरा सबसे ज़्यादा किससे होता है? सैन्य खतरे से। इसके बाद पारंपरिक धारणा में युद्ध के समय कौन कौन से विकल्प होते हैं? ध्यान रखना, पारंपरिक धारणा के अंदर जो अपनी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा है उसमें युद्ध के समय अपने पास 3 विकल्प होते हैं। तो कौन कौन से विकल्प होते हैं? सबसे पहला है आत्मसमर्पण कर देना। ध्यान रखना, क्वेश्चन सीधा इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि पारंपरिक धारणा में युद्ध के समय कौन कौन से विकल्प होते हैं? 3 प्रकार के विकल्प होते हैं। सबसे पहला आत्मसमर्पण कर देना, यानी हम जब शत्रु से हमें पता है कि हम हार सकते हैं तो हम क्या करेंगे? उसके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे, अपने हथियार डाल देंगे कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। दूसरा है युद्ध के समय नुकसान का भय उत्पन्न करना, अगले वाले को इतना डरा देना, पहले इतना नुकसान का उसको भय दे देना, इतना डरा देना कि वो युद्ध करना बंद कर दे या युद्ध करने की इच्छा छोड़ दे, बिना युद्ध के अगले को डरा देना। और तीसरा होता है हरा देना, अगले को हरा दो तो युद्ध खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद अगली जो टर्म है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो है अवरोध, जिसने आपने शीत युद्ध वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि अवरोध या रोक व संतुलन का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो अवरोध का अर्थ क्या होता है? अवरोध का अर्थ होता है युद्ध की आशंका को कम करना या रोकना, यानी या तो युद्ध को रोक देना या उस युद्ध की आशंका को ही कम कर देना। क्या कहलाता है? अवरोध कहलाता है। अगला क्वेश्चन है शक्ति संतुलन किसे कहते हैं? तो ध्यान दो, शक्ति संतुलन कहते हैं किसी भी देश को इतना शक्तिशाली बनने ही मत दो कि वे खतरा बने। जैसे सबसे बड़ी, इसका सबसे मेन उदाहरण आप देख लो, जो है वो है अमेरिका। अमेरिका दूसरे किसी देश को और ज़्यादा सुरक्षित बनने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो शक्ति संतुलन करना चाहता है। यानी वो चाहता है कि इस पूरे विश्व के अंदर केवल और केवल वर्चस्व अगर किसी का रहे तो वो है अमेरिका, उसके अलावा किसी भी देश का वर्चस्व नहीं रहे। अगला है सैन्य शक्ति का आधार क्या है? तो ध्यान रखना, आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत में वृद्धि करना, यानी देश की जो इनकम है, देश की जो आय है उसमें वृद्धि हो, और उस इनकम की बदौलत हम अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी तकनीकी के अंदर इतनी वृद्धि कर ले, इतने नई टेक्नोलॉजी के जो हथियार है उनसे सुसज्जित हो जाए, जिससे हमारी सैन्य शक्ति क्या हो जाए? उसमें वृद्धि हो जाए। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक सुरक्षा नीति के 4 तत्व कौन से हैं? तो ध्यान देना, पारंपरिक सुरक्षा नीति के जो मेन 4 तत्व है उनमें पहला है अवरोध,
दूसरा है रक्षा, तीसरा शक्ति संतुलन और चौथा है गठबंधन। अवरोध के बारे में अभी ऊपर बता दिया अपन ने। रक्षा का मतलब होता है अपने आप की रक्षा कर लेना, और तीसरा है शक्ति संतुलन जिसके बारे में अभी अपन ने चर्चा कर ली, और चौथा है गठबंधन। यानी जब हमें सुरक्षा करनी है तो हम गठबंधन भी बनाना पड़ता है। जैसे भारत कई देशों के साथ में मित्रवत संबंध है, जैसे रूस के साथ में हमने हमेशा से मित्रतापूर्वक संबंध रखा है, और उसकी बदौलत 1971 के युद्ध में अमेरिका जब पाकिस्तान की तरफ से युद्ध करने आया था तब भी रूस ने हमारे साथ दिया था और अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। आगे ही एशिया अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। यानी उस समय एशिया और अफ्रीका में जो देश थे वो नए नए स्वतंत्र हुए, तो उनके सामने चुनौतियाँ की थी। सबसे ध्यान रखना, सबसे पहली चुनौती थी आंतरिक सुरक्षा। कोई भी देश जब नया आज़ाद होता है तो उसके सामने आंतरिक सुरक्षा का खतरा होता है। जैसे भारत जैसा जो बड़ा देश है वो भी जब आज़ाद हुआ तो उसके भी दो टुकड़े हो गए, क्योंकि यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से लोगों की विचारधाराएं आपस में मैच नहीं खा रही थी, जिसकी वजह से लोगों को या अपने देश को आंतरिक रूप से खतरा उठाना पड़ा। फिर दूसरा है पड़ोसी देशों से हमले का खतरा। जब कोई देश नया आज़ाद होता है तो उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है कि वो किसी देश का मुकाबला कर सकता है, तो जो भी पड़ोसी देश होते हैं उनसे भी उसको खतरा होता है। अब है सुरक्षा की पारंपरिक नीति या युद्ध नीति के क्या क्या तरीके होते हैं। तो ध्यान रखना, सुरक्षा की पारंपरिक नीति के जो तरीके हैं उनमें पहला है युद्ध खुद की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि युद्ध कभी भी किया जाए अगर किसी भी देश की रक्षा नीति के हिसाब से, तो खुद की रक्षा करने के लिए युद्ध किया जाए, ना कि केवल और केवल सामने वाले को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए युद्ध किया जाए। दूसरा है हथियारों का सीमित प्रयोग करना चाहिए, यानी जहाँ तक हो सके बैठकर बातचीत के द्वारा मामले को सुलझाया जाना चाहिए। हथियारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये मानव सभ्यता के लिए सही नहीं है। अगला है निहत्थे को कभी भी नहीं मारना चाहिए। हमारे पुराने समय में से भी ये बात कही जाती है कि कभी भी निहत्थे व्यक्ति पर वार नहीं किया जाता। उसी प्रकार जिस किसी देश में इतना ज़्यादा पावर नहीं हो उस देश से बिना मतलब के लड़ाई झगड़े भी नहीं करने चाहिए। जैविक हथियार संधि, अब यहाँ पर देखा कुछ संधियाँ हैं जो कि महत्वपूर्ण संधियाँ हैं इस चैप्टर में से। ये संधियाँ कब हुई इनकी तारीख पूछी जा सकती है। तो जैविक हथियार संधि 1972 के अंदर हुई थी। रासायनिक हथियार संधि 1992 यानी 1992 में। परमाणु अप्रसार संधि, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कब हुई थी। एनपीटी जिसको कहा जाता है 1968 में। इसके दोनों नाम आप ध्यान रखना, एनपीटी भी ध्यान रखना और परमाणु अप्रसार संधि भी। हालांकि इसके बारे में थोड़ा विस्तार से भी अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, इस संधि के तहत ये था कि जिन देशों ने परमाणु हथियार पहले बना लिए 1967 से पहले, वो परमाणु हथियार रख सकते हैं। इसके बाद में कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता। आगे है एबीएम यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, और ये हुई थी संधि 1972 के अंदर। अब आती, ये तो सब अपन ने बात कर ली सुरक्षा की पारंपरिक धारणा की। अब बात करते हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के पक्ष क्या क्या है। तो अभी मैंने कहा था जब हम अपनी सुरक्षा की बात करें, अपने देश की सुरक्षा की बात करें, तब वो सुरक्षा होती है पारंपरिक। और जब हम पूरी विश्व की सुरक्षा की बात करें, जब हम पूरी मानवता की सुरक्षा की बात करें, तो उसको कहा जाता है अपारंपरिक धारणा। और इसकी सबसे मेन जो इसका लक्ष्य है मानवता की सुरक्षा का, वो लक्ष्य है लोगों की सुरक्षा करना। अब आगे है विश्वव्यापी खतरे क्या है। हमारे पूरे विश्व को ऐसे कौन से खतरे हैं जो पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। तो पहला है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक उष्णन। जो हम ग्रीन हाउस गैसें जिनका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, जिनकी वजह से पूरे विश्व का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, उसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक उष्णन। तो एक तो ये खतरा है, और दूसरा है आतंकवाद। इस प्रकार आप और भी लिख सकते हो। मानवाधिकार की क्या क्या कसौटियाँ हैं। राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए लोगों को, यानी मानवाधिकार जो है इसमें कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक अधिकार व्यक्तियों को मिलने चाहिए। आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी मिलने चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है वो समाज में रहता है तो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उसको पिछड़ा हुआ महसूस नहीं हो, इसका भी अधिकार होना चाहिए। जातीय ये वे मूलवासी अल्पसंख्यक जो है उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। भाई जाति के आधार पर अधिकार मिलने चाहिए, और जो मूलवासी है वहाँ के, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, संख्या में कम हो, लेकिन उनको अधिकार मिलने चाहिए। प्रवासी और शरणार्थी में क्या अंतर है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवासी और शरणार्थी में अंतर बताइए। तो प्रवासी तो होते हैं जो अपनी मर्जी से देश छोड़े, उनको कहते हैं प्रवासी। और जो युद्ध व हिंसा से अपना देश छोड़ने को मजबूर हो जाए उसे कहा जाता है शरणार्थी। देखना, जो खुद अपनी मर्जी से देश छोड़ दे तो हम कहते हैं प्रवासी,
जो युद्ध और हिंसा से अपना देश छोड़ने को मजबूर कर दें उनको कहते हैं शरणार्थी। फॉर एग्जांपल, आपने कई बार नाम सुना होगा कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन चल रहा है, यानी विदेशों में जो हमारे भारतीय लोग रहे हैं वो मिलकर एक सम्मेलन करते हैं, वो होता है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जहाँ पर वो सभी आपस में मिलते हैं। फिर आपने सुना होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी, पाकिस्तान से बहुत सारे शरणार्थी भारत में आ गए थे। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों अलग हुए तो बांग्लादेश से भी काफ़ी शरणार्थी आ गए। शरणार्थी का मतलब है युद्ध और हिंसा से जब परेशान होकर अपना देश छोड़ने को मजबूर हो जाए तो उनको कहा जाता है शरणार्थी। तीसरा है आंतरिक रूप से विस्थापित। ये होते अपने ही देश में जो घर बार छोड़ चुके हैं उनको क्या कहते हैं, आंतरिक रूप से, यानी अंदर अंदर ही देश के अंदर है लेकिन अपनी जगह छोड़ चुके हैं, चाहे काम करने के लिए या किसी भी प्रकार से। ध्यान रखना, इन तीनों को एक क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए, प्रवासी, शरणार्थी, आंतरिक रूप से विस्थापित। तो इन तीनों को मिलाकर एक क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है जो कि 2 नंबर में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है मेड काउ क्या है। तो ध्यान रखना, मेड का मतलब होता है पागल, काऊ का मतलब गाय। तो ये क्या थी, 1990 के दशक में ब्रिटेन में एक महामारी फैली जिसे क्या नाम दिया गया, मेड काऊ। भारत की सुरक्षा रणनीति के घटक। तो भारत की सुरक्षा रणनीति के घटक कौन से हैं, ध्यान दो। पहला, सेना को मजबूत करना चाहिए और हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उनको क्या करना चाहिए, मजबूत करने चाहिए। ध्यान रखना भाई, अंतर्राष्ट्रीय नियम जो होंगे उनको मजबूत करना चाहिए। अगला है आंतरिक सुरक्षा और समस्या का निपटारा भी करना चाहिए। और अपनी सबसे मेन बात है वो है अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। किसी भी देश में सबसे मेन अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो है अर्थव्यवस्था। अगर अर्थव्यवस्था देश की अच्छी है तो देश बाकी मामलों में अपने आप धीरे धीरे ग्रोथ करता है। इस चैप्टर का जहाँ तक होता है सबसे मेन जो प्रश्न है वो ये है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो एक शहर है जापान का, और यहाँ पर एक प्रोटोकॉल यानी एक मीटिंग हुई थी 1997 के अंदर। और ये मीटिंग किसके लिए थी, ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। इसका उद्देश्य पूछा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, यानी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन कम से कम किया जाए, इसके लिए एक मीटिंग की गई थी, एक नियम निर्धारित किए गए थे, उसे कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल। ये 1997 में हुआ था। इसका भारत कब सदस्य बना, तो ध्यान रखना 2002 के अंदर। और क्योटो क्या है, तो जापान का एक शहर है जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी जिसका नाम रखा गया था क्योटो प्रोटोकॉल। अब आगे 2 टर्म्स है, इन दोनों को एक साथ ध्यान रखना, निशस्त्रीकरण। अब निशस्त्रीकरण क्या होती है, तो ध्यान देना, हथियारों की सीमा का निर्धारण करना और उस पर नियंत्रण करना क्या होता है, निशस्त्रीकरण। यानी हथियार जो है उनका लिमिटेशन किया कर दिया जाए और उनको कंट्रोल में लिया जाए। दूसरा है अस्त्र नियंत्रण, यानी हथियार निर्माण पर पूरा क्या लगा देना, रोक लगा देना। क्या कहलाता है, अस्त्र नियंत्रण कहलाता है। अच्छा, इधर वाली साइड में अपन ने बना रखा है ग्रीन हाउस गैसें। तो ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, जैसे CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। हालांकि ये साइंस का पार्ट है लेकिन फिर भी अपने चैप्टर में है, तो बाई चांस अगर CFC के बारे में पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना क्लोरोफ्लोरो कार्बन मीथेन ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ये अपन ने चैप्टर की चर्चा करी है इसकी। कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 समकालीन विषयों में सुरक्षा, जिसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाने, एक खाली जगह आएगी, एक ABCD MCQ वाला क्वेश्चन आएगा, एक अति लघुत्रात्मक आएगा और एक आएगा लघुत्रात्मक क्वेश्चन। यानी टोटल मिलाकर 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। यानी आपके पासिंग मार्क्स दिलाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान दिलाने वाला है वो ये चैप्टर है। ईजी है, छोटा है, और इस चैप्टर को मैंने इतना कंसाइज करके बहुत छोटे तौर पर इस एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर निकाल दिया जिसमें आपके ये 5 क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगला वीडियो कल वापस आने वाला है अगले चैप्टर को लिए, तब तक इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना। इनसे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत जहाँ तक हो सकती है नहीं पड़ेगी। तो अपनी तैयारी को मजबूत करें और इसी प्रकार अपनी स्टडी को जारी रखें। धन्यवाद।